जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो वैदिक कालीन मतलब हिंदू धर्म में क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बालक को घर से आश्रम में भेजा जाता था गुरु के पास, जहां पर बालक रहकर ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। तो वैदिक कालीन के शिक्षा के अनुसार उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। और एक और पूछता है, उपनयन के अलावा प्रवज्या संस्कार, प्रवज्या संस्कार कहाँ पर होता है? तो प्रवज्या संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा में होता है। बौद्धकालीन शिक्षा में होता है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्या का अर्थ क्या होता है? संन्यास ग्रहण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल संचय की उपयोगिता क्या है? जब आप बारिश के पानी को संचित करते हैं, संचय का मतलब है इकट्ठा करते हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसकी उपयोगिता है कि हम बाढ़ को कम करते हैं, हम उसका उपयोग फसलों में करते हैं और हम भूजल का जो स्तर है उसको बढ़ाने में करते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं तो आप कैसे लिखेंगे? जल संचय का उपयोग यह वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए, तूफानी जल के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करता है। जब आप जल संचय करते हैं तो जल संचय करेंगे तो जो बारिश का पानी है नदियों में नहीं जाएगा। जब नदियों में नहीं जाएगा तो नदियों में बाढ़ नहीं आएगा, और नदियों में बाढ़ नहीं आएगा तो मिट्टी कटाव कम होगा, जल का प्रवाह कम होगा, और जो जल संचय है उसका उपयोग आप खेती के लिए कर पाएंगे, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे। अगर यह पानी नदियों में जाता है तो सीधे जाकर समुद्र में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसर की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अगर समानता देखनी है तो कौन कौन से बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे? तो शैक्षिक अवसर की समानता के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बातें हैं? कि सभी छात्रों को उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए। आप ऐसा न करें कि जो अमीर हैं, जो उच्च वर्ग के हैं, उनको ज़्यादा वरीयता दी जाए, जो निम्न वर्ग के हैं उनको वरीयता न दी जाए। उसके अलावा स्वीकार्य भाषा, बच्चे जो भी भाषा सीख कर आ रहे हैं उनकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। और लोगों का, वो किसी भी धर्म से हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी धर्मों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? बाल श्रमिक मतलब है कि 18 वर्ष से कम बालकों को काम कराना क्या है? बाल श्रम है। तो बाल श्रमिक बनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या, बढ़ती आबादी में जब जनसंख्या घर में बढ़ रही है तो क्या होगा? लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा कमाने के लिए। अनिवार्य शिक्षा के बारे में ज्ञान की कमी, क्योंकि सरकार ने अनुच्छेद 21 के तहत सभी को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात कही है, लेकिन इसका ज्ञान न होने की वजह से बच्चे नहीं जाते हैं कि पढ़ने में पैसा लगेगा। इसकी कमी की वजह से भी बाल श्रम करते हैं। अशिक्षा, ज्ञान न होने की वजह से भी बाल श्रम बढ़ रहा है। गरीबी, सबसे बड़ा कारण है गरीबी, जिसके कारण ही अगर घर में खाने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, तो बालक होगा तो अपने इस पूर्ति के लिए, खाने और पहनने रहने के लिए वो क्या करेगा? बाहर निकलकर कुछ पैसे लाने का प्रयास करेगा, बाल श्रम करेगा। शिक्षा की उच्च कीमत, कहीं कहीं पर सरकारी विद्यालय काफी दूर होने की वजह से
लोग प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़कर बाल श्रम में लग जाते हैं, बालकों को काम कराने लगते हैं और बाल श्रम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे मूल कारण है जनसंख्या और गरीबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। इनका मानना था कि बच्चों में खेल के द्वारा भी विकास किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इनका मानना था कि बच्चों को जैसे घर में खेलने में बच्चे आनंद के साथ खेलते हैं और उन्हें आनंद आता है, तो हम विद्यालय को ही हम खेल में बदल देते हैं और खेल खेल में ही बच्चों को हम ज्ञान देंगे। यह बात किसने कही थी? फ्रॉबेल ने कहा था। और फ्रॉबेल ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि विद्यालय को क्या बना दिया जाए? विद्यालय को उद्यान और बालक को पौधे की तरह समझा जाए। और शिक्षक क्या होना चाहिए? एक माली होना चाहिए, केवल देख रेख करने वाला। और बच्चे स्वयं खेल खेल में अपने आप से सीखेंगे। जैसे पेड़ अपने आप से वृद्धि करता है, केवल देख रेख कौन करता है? माली करता है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। फ्रॉबेल पहले शिक्षा शास्त्री थे जिसकी शिक्षण पद्धति खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। फ्रॉबेल के अनुसार बालक को आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। जब बच्चा खेल में करके सीखता है तो उसमें क्या होती है? बच्चों में खेल खेल के द्वारा भी ज्ञान विकसित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंग्स ऑफ एकेडमी था, जिसे विद्यापीठ दर्शन विद्यापीठ भी कहा जाता था या विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। प्लेटो क्या थे? आदर्शवादी थे। आदर्शवादी कौन होते हैं? जो कहते हैं कि बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ उसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का भी विकास होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय के दो मुख्य भूमिका बताइए। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो क्या करना होगा? पर्यावरण से जुड़े विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा। जो पर्यावरण से जुड़ी जानकारियां हैं उसको जब आप पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो शिक्षक बड़े ही आसानी से उन बच्चों को क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को समझाएगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करेगा। पर्यावरण का जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण क्यों जरूरी है इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना, जागरूक बनाना। विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना का ध्यान रखते हुए विद्यालय के परिसर को जब स्वच्छ रखेंगे तो बालक जो विद्यालय में सीखता है वही जाकर घर में करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण और दोष का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि प्रयोजनवाद कहता क्या है। प्रयोजनवाद कहता है कि बच्चों को करके सीखने पर ज्यादा ध्यान दें, अनुभवात्मक ज्ञान दें, जिससे बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के जरिए सीखें। यह किस पर जोर देता है? यह कौन देता है? प्रयोजनवाद देता है। तो प्रयोजनवाद के दो गुण। प्रयोजनवाद विचार के बजाय क्रिया को अधिक महत्व देता है। बताया ना, करने पर अधिक बल देता है। प्रयोजनवाद शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रयोजनवाद शिक्षा जो है अध्यापक केंद्रित नहीं, बालकों के अनुसार चलता है। प्रयोजनवाद के दोष क्या हैं? इसके अनुसार शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। इसकी मान्यता है कि वहाँ ही सत्य है जो उपयोगी परिणाम दे। प्रयोजनवाद का मानना है कि वही सत्य है जो परिणाम दे, सिद्धांत पर नहीं। ये जो प्रयोजनवाद है यह सिद्धांत पर, रूल पर नहीं, यह करके सीखने पर, व्यवहार पर बल देता है। ये सब क्या है? दोष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा आरंभ किसने किया? तो बुनियादी शिक्षा का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1937 में। 1937 में इसका प्रारंभ किया गया था। बाद में 1938 में
1938 में बुनियादी शिक्षा नाम दिया गया। बुनियादी शिक्षा के तहत महात्मा गांधी का कहना था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी सिखाया जाए, हस्त कौशल भी सिखाया जाए, जिससे वह पढ़ाई उत्तीर्ण के साथ साथ एक कौशल लेकर भी स्कूल से बाहर निकलें और एक रोजगार कर सकें। यह किसका मानना था? महात्मा गांधी का। 1938 में जाकिर हुसैन को बुनियादी शिक्षा का अध्यक्ष चुना गया। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य एक निश्चित भूखंड या प्रदेश का स्वामी होता है जिस पर निश्चित संख्या निवास करती है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और बाहरी प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब है कि जैसे वीडियो, ऑडियो, फोटो, टेक्स्ट, इन सभी का कॉम्बिनेशन एक जगह पर संगठित रूप मिलता है, वही क्या है? मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया एक तकनीकी है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन का संयोजन होता है। यह शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोगी होता है, वही क्या है? मल्टीमीडिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण है क्या? भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो भूमंडलीकरण क्या है, पहले ये समझते हैं। तो भूमंडलीकरण का अर्थ है कि पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना या एकत्रित करना। जब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आए और हमारे देश में शिक्षा स्तर, राजनीतिक स्तर, तकनीकी स्तर आदि को जब बढ़ाती है, एकत्र होकर जब एक साथ बढ़ाती है, तो यही क्या है? भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप में परस्पर जुड़े होते हैं, जिसे वैश्विक एकता बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। वही हमने बताया ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है कि आप महिला पुरुष, लड़का लड़की में भेद न करें, सभी को एक समान नजर से देखें, एक समान अधिकार दें, सभी को समान अवसर दें। अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए जिसमें समाज में भेदभाव समाप्त हो सके, सभी को समान विकास का अवसर मिले। ये कौन चाहता है? लैंगिक समानता चाहता है। लैंगिक समानता का मतलब है रूढ़वादिता को कम करना, कि आप किसी लड़कों को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़कियों को कम दे रहे हैं। आपको सभी को समान अवसर देना होगा, समान सम्मान देना होगा, भेदभाव को समाप्त करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का अर्थ है कि समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, विशेष रूप से गरीब और वंचित को सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनका आत्मनिर्भर विकास हो सके। जन शिक्षा का मतलब है चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाए। यही क्या है? जन शिक्षा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसो का जन्म 28 जून 1772 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये बताइए कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो भाई जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यम, शिवम, सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? जब भी धर्म की बात आए, तो धर्म अध्यात्म की बात आए, तो वहां पर क्या होगा? आदर्शवाद होगा। और करने की बात आए, करके सीखने पर, तो वहां पर क्या है? अनुभव की बात आए, तो यहाँ पर प्रयोजनवाद होगा। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम आदर्श वाक्य का आधार वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? पहले समझिए वैश्विक तापमान है क्या। जैसे सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो जो उष्मा है वो पूरा वापस नहीं जा पाती, और जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। यही क्या है? वैश्विक तापमान है। और ग्रीन हाउस
इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2, NO2 और जल वाष्प और मीथेन। मीथेन गैस, जब ये गैसों की अधिक मात्रा वायुमंडल में हो जाती है तो ये क्या करती हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पूरा वापस नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से गर्मियां बढ़ती जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान कहते हैं। वैश्विक तापमान का अर्थ है पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि से है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण होता है। बात समझ में आई? बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा चरित्र का निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति बौद्ध शिक्षा है। बौद्ध शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण और मोक्ष की प्राप्ति ही क्या है? बौद्ध शिक्षा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्य का क्या अर्थ है और किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। मूल्य का अर्थ है उन आदर्शों, नैतिक मानकों से है जो व्यक्ति, समाज के व्यवहार को प्रभावित करे। व्यक्ति और समाज के व्यवहार को प्रभावित कौन करता है? मूल्य करता है। तो विद्वान रॉबिन्स के अनुसार मूल्य वे आदर्श हैं जो मानव के जीवन को दिशा देते हैं। मूल्य क्या है? मानव के जीवन को दिशा देते हैं और समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। वो क्या है? मूल्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण शब्द परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का मतलब घेरा, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर प्रकृति और सामाजिक परिवेश का घेरा ही क्या है? पर्यावरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को बिना भेदभाव समान और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या है? शिक्षा सार्वभौमिकरण है, जिससे समाज में समता और विकास हो। क्या है? शिक्षा सार्वभौमिकरण है, मतलब सभी को शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? शिक्षा सार्वभौमिकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, ज्ञान और कौशल का विकास करना, कि राष्ट्रीयता, एकता और नागरिकता का भी विकास करना, राष्ट्रीय भावना का बालकों में विकास करना, ये क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होता है। कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक औपचारिक की बात करें तो निश्चितता, जहां पर समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, क्या है? औपचारिक शिक्षा है। जहां स्थान निश्चित न हो, समय निश्चित न हो, लोग निश्चित न हो, वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा एक संगठित और संचालित प्रणाली होती है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम और योग्य शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के प्रभावी कारक के नाम बताइए। जब शिक्षा को दिया जाता है तो शिक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहले जॉन डीवी की त्रिध्रुवी शिक्षा को ले लीजिए। शिक्षक जरूरी होता है शिक्षा में, पाठ्यक्रम जरूरी होता है, विद्यार्थी जरूरी होता है, उसके अलावा शिक्षण विधियां जैसे मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और विद्यालयी वातावरण परिवेश भी क्या है? शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंचार के 4 साधन के नाम लिखिए। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब क्या है? जनसंचार के साधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इनके प्रकारों के नाम लिखिए। प्रदूषण अनचाही वस्तुओं का पर्यावरण में मिलना, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवकृत हो, और यह प्राकृतिक और मानवकृत दोनों पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले, वही क्या है? प्रदूषण है। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेष। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर एक आदर्शवादी थे।
और प्रकृतिवादी व्यक्ति हैं। इन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया। टैगोर ने कहा कि बालकों को अगर शिक्षा दी जाती है तो उनके मातृभाषा में दी जानी चाहिए। टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चे अपने जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सकें, मतलब सर्वांगीण विकास कर सकें, जैसे भाषा, साहित्य, प्रकृति का अध्ययन, भूगोल, इतिहास, भ्रमण, नृत्य, संगीत, कृषि आदि सभी का विकास कर सकें। एक इसकी धारणा थी, टैगोर की धारणा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाके सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।